हेलो एवरीवन, नमस्कार। भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक गिवन है या इसका प्रोविजन किया गया है, उसमें हमने आर्टिकल 18 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 18 के बाद, यानी कि अब हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता से रिलेटेड मूल अधिकार दिए गए हैं। अभी तक हमने पढ़ा समानता से रिलेटेड अधिकारों को। इसके पहले हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी। उसके पहले यानी कि उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से कानून हैं जिन कानूनों से अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है या उन्हें कम करने की कोशिश की जाती है तो उनका किस प्रकार से समापन किया जा सकता है। मसलन हमने उसमें आच्छादन का सिद्धांत, अधिनियम का सिद्धांत और भविष्यलक्षी, भूतलक्षी जो भी सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, इसका अध्ययन कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता से संबंधित हमें अधिकार दिए गए हैं। और ये जो आर्टिकल 19 है इसे बैकबोन ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हम जानेंगे अगर हमारे संविधान का या हमारे मूल अधिकार का इसे बैकबोन कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खास होगा। उसी खास का अध्ययन हमें करना है और यह भी जानेंगे कि यह जो आर्टिकल 19 है क्या इसका निलंबन कभी हो सकता है या नहीं। अगर होता है तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसमें, यह आर्टिकल का प्रोविजन है जिसको संसद ने संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया है। इसका भी अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 19 रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम से, स्वतंत्रता से। आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उन स्वतंत्रताओं का क्या मीनिंग है या क्या मतलब है। इसी में सबसे पहले दी गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हम अपनी बातों को, नागरिक अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। क्यों व्यक्त कर सकता है? यह उसकी स्वतंत्रता है कि उसे लगता है कि उसे बोलना चाहिए। वह अपनी बात को व्यक्त करने के लिए बोल भी सकता है, कोई चित्र भी बना सकता है, कोई कार्टून भी बना सकता है, किसी का पुतला भी फूंक सकता है। तो ये जो कार्य कर रहा है इसके लिए उसे अधिकृत किया गया है। क्यों अधिकृत किया गया है? कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के पास ये राइट्स होने चाहिए कि नागरिकों को यह लगता है कि हम किसी मुद्दे पर बोल दे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सरकार से समस्या है। समस्या का मतलब यह है सरकार की कोई नीति, कोई कानून या कोई रेगुलेशंस उसे पसंद नहीं है। तो हो सकता है वह व्यक्ति सरकार के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ आर्टिकल्स लिख दे, कोई शायरी लिख दे, कोई गजल लिख दे, या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसे सरकार के प्रति जो उसके कानून है उसको न स्वीकार करने के लिए व्यक्त करने का माध्यम हो सकता है कोई कार्टून बना दे, या और भी ज्यादा उसको लगता है कि कार्टून बनाने से भी मेरा काम नहीं हो सकता तो व्यक्ति पुतला भी फूंक देता है। तो ये सब करने का आधार क्या है, बेस क्या है कि आखिर कोई ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसका आधार और बेस यह है कि हमारे संविधान में दी गई स्वतंत्रता
लेकिन सरकार से असहमति का मतलब यह भी नहीं होता कि आप रोड को तोड़ दें, सरकारी संपत्तियों को जला दें, या सरकार के किसी मंत्री को या जिस कानून का निर्माण हुआ है जिससे आपकी असहमति है उस कानून को बनाने वाली संस्था को डिस्ट्रॉय कर दें। ये नहीं कर सकते आप। हाँ, आपको लगता है कि यह कानून है या व्यवस्था है या गलत है, तो आप सकारात्मक वे में रहकर आप उसके प्रति अपना विरोध जता सकते हैं, बोल सकते हैं, पुतला बना सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते हैं जिसमें जान और मान दोनों की हानि हो, यानी कि जान और माल दोनों की हानि हो। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपको अथॉरिटी दी गई है, और किस प्रकार से व्यक्ति अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। जैसे आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो 2 मिनट के लिए व्यक्ति मौन रखता है। यह मौन रखना भी व्यक्ति का वाक्य एवं अभिव्यक्ति के तहत ही आता है और इसकी यह स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 का जो पहला प्रोविजंस है उसमें यह कहा गया है कि आप अपनी बातों को बोलकर, चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर या पुतला फूंक कर व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसी में जो दूसरी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ है कि आपको लगता है कि आप कुछ लोगों को बुलाकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, और ये जो मुद्दा है यह किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप कोई सामाजिक संगठन के तहत या सामाजिक व्यवस्था के तहत सम्मेलन बुला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक बुराई है, जैसे कोई सामाजिक बुराई है, उस सामाजिक बुराई को आप समाप्त करना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि हम इस पर एक सम्मेलन करें। आप देखते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में संप्रदाय हैं, जातियां हैं, ये अपने अपने जातियों के उत्थान के लिए, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया ब्राह्मण संगठन, ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा, ये सब क्या है? ये सब सम्मेलन है। तो आप इस तरीके का सम्मेलन बुला सकते हैं। फिर अगली इसी में स्वतंत्रता है संघ बनाने का, और इसमें भी आप सामाजिक संगठन बना सकते हैं, आर्थिक संगठन बना सकते हैं, अभी सबको बताते हैं, राजनैतिक संगठन बना सकते हैं। तो आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, यानी कि नागरिक अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए संघ बना सकते हैं। यानी कि किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघ का मतलब क्या हुआ? कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति हेतु लोग आपस में कलेक्ट होते हैं और एक संघ बना लेते हैं। तो यह संघ बनाने की भी आज़ादी आपको गिवन है। अब सामाजिक संगठन कैसे हो सकता है? आप सामाजिक और इसी में सांस्कृतिक भी देख सकते हैं। जैसे आप आरएसएस का नाम सुनते हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ। ये क्या है? एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो इस बात में भरोसा करता है कि हम अपने देश के विकास के लिए, हमारे देश का जो कल्चर है वही श्रेष्ठ है। यानी कि हमारे आवश्यकता के अनुरूप हमारे देश के कल्याण के लिए जो रास्ता हो सकता है वह रास्ता हमारे देश की जो गौरवशाली संस्कृति है वह है। तो आरएसएस क्या है? एक सांस्कृतिक संगठन है। इसी तरीके से राजनीतिक संगठन कैसे? आप देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, चाहे यूपीए के तहत आने वाली पार्टियां हो या कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सब क्या है? सपा बसपा, ये सब क्या है? ये संघ है और इनको बनाने का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 19 में हमारे संविधान में गिवन है। फिर इसी तरीके से आर्थिक संगठन भी आप देखते होंगे, ऑल इंडिया वर्कर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हैं। आप किसान यूनियन का भी नाम सुनते होंगे। तो क्या आप किसान यूनियन क्या है? एक संघ है
और ये अधिकृत कहाँ से है, यानी कि वो किसान यूनियन बनने के लिए शक्ति या किसान यूनियन का निर्माण करने के लिए शक्ति लोगों को कहाँ से मिली? आर्टिकल 19 के तहत। तो आप आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए संघ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगला है आबाद संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? आबाद संचरण की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ बिना रोक टोक के आप भारतीय भूभाग पर, भारतीय भूक्षेत्र पर कहीं और जा सकते हैं। इसके लिए आपको नहीं रोका जाएगा कि आप ना जाएं। आपको नहीं कहा जाएगा कि आप जम्मू कश्मीर ना जाएं। आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आप कन्याकुमारी ना जाएं। आपको अधिकार है कि आपका मन करता है कि ठीक है, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने हमें कटरा यानी कि जम्मू जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। आपका मन है कि आप रामेश्वरम जाएं, आप जा सकते हैं। आपका मन है वाराणसी घूमने का, आप जा सकते हैं। तो ये आबाद संचरण की बात है जो आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। इन आर्टिकल्स पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। हम पहले आपको जो इसके अच्छी बातें हैं उसको बताते हैं। मेन थीम क्या है? अपवाद तो कुछ स्थितियों के लिए लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम मेन प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसके तहत जो अपवाद या प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं आर्टिकल 19 पर, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, आप आबाद रूप से आ जा सकते हैं। इसी में अगला जो व्यवस्था है वह है बस जाने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र के हैं, मान लीजिए आप केरला के हैं, और आपको लगता है केरल में नहीं, अब हमारा जो घर होना चाहिए वो बिहार में होना चाहिए। तो आप केरल से आकर बिहार में जमीन लेकर आप अपना मकान बना सकते हैं, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता कहाँ है? आर्टिकल 19 के तहत ही गिवन है। फिर इसी में अगली जो स्वतंत्रता है 6 नंबर की, वह है व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या? व्यापार करने की स्वतंत्रता या आजीविका। आपको लगता है कि हमें व्यापार से हम अपना विकास करना है, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आप शिक्षा लाइन से जुड़ सकते हैं, आप आर्थिक गतिविधियों में जुड़ सकते हैं, आप कंपनी लगा सकते हैं, आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कानून की शिक्षा लेनी चाहिए, आप उसमें अपना पेशा बनाना चाहते हैं, आप कानून की शिक्षा ले सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। ये सब क्या है? आपकी स्वतंत्रता है। आपको जिस प्रकार से लगे कि आपका विकास इस तरीके से हो सकता है, आप ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं और यह शक्ति आपको आर्टिकल 19 के तहत गिवन है। तो ये हो गया। और इसी आर्टिकल में एक और बात थी जिसमें था संपत्ति का अधिकार। अब जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हमारे संविधान में जो मूल अधिकार की श्रेणी थी, इससे रिमूव कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया। इस आर्टिकल को रिमूव करने का कारण था कि संपत्ति लोगों की मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल थी, और आप जानते हैं कि जब कोई आर्टिकल मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल है, यानी कि FR की श्रेणी में शामिल है, और इसका उल्लंघन होता है, तो सीधे आप अपने इस अधिकार का उल्लंघन जिस संस्था ने किया है उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर आप रिट जारी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए आपके अधिकारों की रक्षा करता है। अब प्रॉपर्टी जो थी लोगों का मूल अधिकार थी, और किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लैंड, एक लैंड हो गया, पूंजी हो गया, एक की फैक्टर्स होते हैं। पूंजी तो सरकार के पास थी, लेकिन लैंड तो सरकार के पास हर जगह हो नहीं सकती कि सरकार की हर जगह लैंड हो। तो सबसे बड़ी समस्या संपत्ति के अधिकार में यह आई कि प्रॉपर्टी पर जो राइट था वो लोगों का था, और जब
लोगों के पास प्रॉपर्टी है और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, इंफ्रा का निर्माण करना है या अवसंरचनात्मक विकास करना है, तो अवसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार को मान लीजिए फैक्ट्री लगाना है, सरकार को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई जो यातायात का संसाधन है या यातायात के या परिवहन के साधन है, इनका निर्माण करना है। मान लीजिए सरकार को ट्रेन की पटरी बिछानी है और सरकार ने ये मान लीजिए कोई प्लेस है और ये कोई प्लेस है, इन दोनों प्लेसेस को जोड़ने के लिए सरकार यहाँ पर लाइन बिछाना चाहती है, रेलवे ट्रैक लगाना चाहती है। अब सरकार ने आधे क्षेत्र में काम कर लिया, आधे क्षेत्र का मतलब सरकार ने यहाँ तक लाइन बिछा दी और ये जो जगह है यहाँ पर किसी व्यक्ति का घर आ गया या किसी व्यक्ति की जमीन आ गई या खेत आ गया। अब सरकार इस व्यक्ति से कह रही है कि डियर, आपको ये जो जमीन है हमें दे दीजिए, हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना चाहते हैं। व्यक्ति क्या बोलेगा? आपको समझ में नहीं आता कि हमारी संपत्ति है, क्यों दे दें अपनी संपत्ति? सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, या आर्टिकल 32 के तहत न्याय योग्य है, यानी कि इस पर न्यायालय डिसीजन देगा। और डिसीजन किसके पक्ष में देगा? नागरिकों के पक्ष में देगा, क्योंकि आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करती है। यदि सरकार या राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वह कानून या वह नियम उस सीमा तक विधि शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वह लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। अब इस सीमा तक, यहाँ तो ये सीमा है ना कि इसकी प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर करना चाहती है। सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट भगते थे, सुप्रीम कोर्ट तर्कों के आधार पर बात करता है, कानून के आधार पर बात करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता था भाई देखो आप इससे ले नहीं सकते हो। सरकार बहुत परेशान होती, सरकार को कुछ भी काम करना पड़ता, कहीं ना कहीं किसी की जमीन आ ही जाती। तो सरकार ने सोचा ऐसे तो काम होगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमें करना है। तो उसका एक ही विकल्प था कि जो आर्टिकल भाग 3 और 12 से लेकर 35 तक गिवन है, उनमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। और संशोधन किया गया संपत्ति के अधिकार में, संपत्ति के अधिकार में, और इसे मूल अधिकार की श्रेणी से ही हटा दिया गया। जब कोई चीज मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तो अब सुप्रीम कोर्ट की इस पर कोई आर्टिकल 32 के तहत अथॉरिटी नहीं होती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है, अभी भी दे सकता है, किसी भी प्रोविजंस पर दे सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत उसे प्रवर्तित नहीं करा सकता। तो सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और इस जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 में दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। अब जब यह कानूनी अधिकार बन गया तो मूल अधिकार की श्रेणी से हट गया और सरकार को जब भी आवश्यकता पड़ती थी, अब भी आवश्यकता पड़ती है, लोगों के लैंड को एक्वायर करती है। लेकिन यह जो कानूनी अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार अपने मनमाने ढंग से या कोई व्यक्ति की दूसरे की जमीन को हड़प लेगा, ऐसा नहीं। अगर सरकार किसी की जमीन को एक्वायर करती है तो जो बाजार का मूल्य है, उस मूल्य के तहत लोगों को उसका जो मुआवजा है वो प्रदान करती है। हर स्थिति में मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन हाँ, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हर स्थिति में लगभग लोगों को मुआवजा दे दिया गया है यदि किसी की जमीन को सरकार ने एक्वायर किया है। तो ये थे आर्टिकल 19 के तहत जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिनमें से एक स्वतंत्रता को रिमूव कर दिया गया है। और उसको रिमूव करने का मतलब ये नहीं एकदम से समाप्त कर दिया गया है, हाँ, उसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है। स्टेटस चेंज किया गया है संपत्ति के अधिकार को। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत ही जो राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि एक कहानी, एक मतलब वर्ड है या उसके बारे में लोग कोट्स बोलते हैं कि अधिकारों की आड़ में व्यक्ति स्वच्छंद ना हो जाए,
उसी स्वच्छंदता को रोकने के लिए उस पर कुछ अपवाद या उस पर कुछ प्रतिबंध होने जरूरी है, नहीं तो वह जो अधिकार है वह स्वच्छंदता में बदल जाएगा। लोग स्वच्छंद ना हो जाएं, लोग कुछ भी ना कर सकें। इसको रोकने के लिए आर्टिकल 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर कुछ प्रतिबंधों का आरोपण किया गया है, जो प्रतिबंध हमें पता होने चाहिए। चलो इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। आपने देखा था इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप ये जरा पिक्चर देखें। आपको आर्टिकल 19 के तहत कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता है यह राष्ट्र के विरुद्ध ना हो जाए। आप ऐसा ना बोलने लगे कि राष्ट्र की, देश की एकता अखंडता ही डिस्ट्रॉय हो जाए, समाप्त हो जाए, लोगों में युद्ध शुरू हो जाए, दो कम्युनिटीज के बीच युद्ध शुरू हो जाए। आप मान लीजिए कोई मूवी बना रहे हैं और आप ऐसी मूवी बना रहे हैं कि जिससे जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक सद्भाव है, वही समाप्त हो जा रहा है। क्या फायदा आपको ऐसी मूवी बनाने का? आप ऐसी मूवी नहीं बना सकते। आप ऐसे भाषण नहीं दे सकते कि लोगों में लड़ाई शुरू हो जाए। एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और आप कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपको अधिकार कहां से मिला? संविधान से। और उस वही वो संविधान जो भारत देश में एक विशेष स्थान रखता है। अरे जब देश ही नहीं बचेगा तो आपको आजादी मिलेगी कहां से? तो कहा गया है कि आप बोले, खूब बोले, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत का ही टुकड़ा हो जाए, नहीं तो क्या होगा? देख रहे हैं ना, डंडे मातरम, ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मान लीजिए भारत के रिलेशन, आप रिसेंट का एग्जांपल ले, जैसे रूस के साथ भारत के बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है। रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पर, ठीक है, यूक्रेन पर अटैक रूस ने किया है, लेकिन आप इतना भावनात्मक होकर नहीं आ सकते कि आप रूस को गालियां देना शुरू कर दें। अगर आप रूस को गाली देंगे, रूस के बारे में गलत चीजें को लिखेंगे, तो क्या होगा? रूस के और भारत के संबंध खराब होंगे। और आपको रूस भारत का संबंध खराब करने के लिए आजादी नहीं दी गई है कि आप भारत सरकार के रिलेशन किसी देश से अच्छे हैं, उस रिलेशन को खराब करने के लिए अपनी आजादी का प्रयोग करें। आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो समझ में आया कि बोलो, खूब बोलो, लेकिन इतना मत बोलो कि राष्ट्र की एकता अखंडता खराब हो जाए। मान लीजिए सरकार का किसी से, सरकार की कोई पॉलिसी है, उससे कोई व्यक्ति असहमत है, तो तार्किकता के आधार पर वह सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार को अब्यूज नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता। अगर गाली देने की कोशिश करेगा तो कानून फिर उसको ऐसा ना करने के लिए काम करेगा। परिणाम क्या होगा? उसकी कुटाई होगी, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। इसी में मानहानि का केस आता है। आप बोलने के अधिकार को ले लिए और आप इतना बोलने लगे किसी को, उसके निजी जीवन की बातों पर उसको गाली देना शुरू कर दिए, उसके किसी निर्णय को लेकर आप ऐसी भद्दी टिप्पणी करने लगे, ऐसा भद्दा कमेंट करने लगे जो मतलब स्वीकार्य ही नहीं है, तो आप पर मानहानि का केस लगाया जाएगा। और मानहानि के केस में आपको आर्थिक जुर्माना भी दिया जाएगा और आपको जेल में भी डाला जाएगा। तो उसका भी ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता मिली है तो कुछ भी मत बोलिए। फिर इसी तरीके से शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सम्मेलन इसलिए बुलाए हैं कि चलो अब एक नया देश बना लेते हैं, एक नया संविधान का हम निर्माण कर लेते हैं। संविधान से ही शक्ति ले रहे हो, संविधान की प्रदत्त शक्तियों से आप एक नए देश को बनाने के लिए सम्मेलन कर रहे हो, बहुत मार पड़ेगी। तो आप इस तरीके का भी सम्मेलन नहीं बुला सकते। मान लीजिए कोविड की पीक थी और उसी समय लोग बोले नहीं, हमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अरे नहीं स्वतंत्रता है,
आप स्वतंत्रता का प्रयोग तार्किकता के आधार पर करेंगे और कोरोना महामारी लोगों के टच होने से बढ़ रही है, दूसरे से ट्रांसफर हो रही है, उसमें कह रहे हो कि हम सम्मेलन करेंगे, नहीं सम्मेलन करने दिया जाएगा। चाहे आप धार्मिक सम्मेलन कर रहे हो, चाहे धार्मिक जुलूस निकाल रहे हो, चाहे कोई आर्थिक गतिविधियों से संबंधित मामला, चाहे आप शिक्षा ग्रहण करने की बात क्यों ना हो, इसमें आप सम्मेलन उसमें नहीं कर सकते हैं कोरोना काल में। तो इस तरीके से भी प्रतिबंध है। फिर आपको स्वतंत्रता है संघ बनाने की, आप एक संघ बना लिए, भारत टुकड़े संघ। क्या भारत टुकड़े संघ? यानी कि इस संघ का उद्देश्य है कि जैसे पाकिस्तान अलग होकर एक देश बन गया है, अफगानिस्तान अलग होकर एक देश बन गया है, सुना कहते हैं पांचवें बात। यस, सॉरी। तो आप इस तरीके का संघ नहीं बना सकते कि हाँ, एक जैसे पाकिस्तान का निर्माण हो गया है, बांग्लादेश का निर्माण हो गया है, चलो भारत के किसी भूभाग को या भारत के कुछ भागों को भारत से हटाकर, भारत से अलग करके एक नया देश बना ले। अरे इस तरीके का संघ बनाएंगे, वो भी अधिकार लेते हुए। किससे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से, मूल अधिकार से। नहीं करने दिया जाएगा। आप देशद्रोही कहलाएंगे, और देशद्रोही कहलाएंगे नहीं, आपको देशद्रोह का चार्ज लगेगा, आपको पर कड़े प्रतिबंध और कड़ी कार्यवाही होगी, आपको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। तो आप इस तरीके का संघ नहीं बना सकते। दूसरा एग्जांपल, आपने संघ बनाया कि चलो परमाणु बम बनाते हैं, और अगर हम सरकार से असहमत होंगे तो सरकार के ऊपर फेंक देंगे। नहीं, ऐसे आप संघ नहीं बना सकते। फिर इसी तरीके से आबाद संचरण की स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन आबाद संचरण की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि भारत पाकिस्तान से कहीं युद्ध हो रहा है और आप उसी समय कहें कि नहीं, हम इसी बॉर्डर से जाएंगे जिस बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा। या आप सुनते होंगे इनर लाइन परमिट। क्या? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्यों बनाया गया है? आपके आबाद संचरण की स्वतंत्रता को रोकने के लिए। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट क्यों बनाया गया है? इनर लाइन परमिट बनाने का उद्देश्य यह है कि ये व्यवस्था जहां लागू होती है वहां पर आप इजीली नहीं जा सकते। अभी तक आपको हमने बताया कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं इनर लाइन परमिट एरिया घोषित की गई है तो आपको वहां जाने के लिए एक परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे कोई एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आप जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं हमारे देश की, जैसे हम लोगों का आम जनजीवन है, इस तरीके से आम जनजीवन उनका नहीं है। उनका जो जीवन है वह जो हम लोगों का जीवन है उससे मैच नहीं खाता। वो लोग अभी भी वही पुरातन स्थितियों में आदिम टाइप की संस्कृति को अडॉप्ट किए हैं। अब कोई इधर का व्यक्ति जाके हो सकता है उनके मूल अधिकारों का हनन कर दे, उनकी जमीन को छीन ले, या कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो अभी भी वस्त्र नहीं धारण करती हैं, सारे फोटो उधर से क्लिक करके लाए, तो क्या होगा? आपने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपने उन लोगों के अधिकारों का हनन कर दिया। और अधिकार तो इसलिए नहीं दिया गया है कि आप किसी के अधिकारों का हनन करें। तो ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से आप पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि हम इस प्रतिबंधों को नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो डंडे के दम पर आपको स्वीकार कराया जाएगा। फिर अगला, जैसे आपको व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी व्यापार करें। अब आप व्यापार जो सकारात्मक व्यापार है या वे व्यापार जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं है, उसको छोड़कर आप वही व्यापार कर रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान है। आप देह व्यापार करना शुरू कर दिए, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दिए, आप वेश्यावृत्ति का बार खोल दिए। ये कहाँ का व्यापार है? ये तो आप अनैतिक व्यापार कर रहे हैं। आप परमाणु बम, अल्कोहल का व्यापार कर रहे हैं, आप शराब का व्यापार कर रहे हैं। अरे शराब का व्यापार आपको करना है तो प्रॉपर जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की व्यवस्था है, उसके तहत आप व्यापार करें। ये नहीं कि आप रॉ मटेरियल कलेक्ट करके आप शराब
खुद से उत्पादन करना शुरू कर दिए, आप अफीम का व्यापार करने लगे, आप गांजा चरस का व्यापार करना शुरू कर दिए। ये व्यापार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इस व्यापार से लोगों को नुकसान होगा। आप ह्यूमन ऑर्गन्स, मानव के अंगों का व्यापार करना शुरू कर दिया। आप लोगों को पकड़ पकड़ के उनका हार्ट निकालना शुरू कर दिया, उनका लीवर निकालना शुरू कर दिए, उनके ब्लड को निकालना शुरू कर दिए, उनकी आंखों को निकालना शुरू कर दिए। क्यों? कि हम इसका व्यापार करेंगे। अरे नहीं, आपको ये व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। आपको व्यापार वही करने दिया जाएगा जो सकारात्मक है, जो नैतिकता के विरुद्ध नहीं है, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा के विरुद्ध नहीं है। टोटलिटी का मतलब यह है कि आपको आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई, आप उनका सकारात्मक प्रयोग करें, जैसे कि आमजन या आम लोग करते हैं। आप अगर स्पेशल बनने की कोशिश करेंगे, आप स्पेशल बनिए, लेकिन आप उस स्पेशलिटी का प्रयोग या उस विशेषज्ञता का प्रयोग राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के विरुद्ध ना करें। अगर आप अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए भारत तेरे टुकड़े जैसे कार्य करेंगे, देह व्यापार करेंगे, अफीम गांजा चरस का व्यापार करेंगे, तो फिर सरकार आपके साथ वही करेगी जो आम नागरिकों के लिए नहीं करती, बल्कि ऐसे विशिष्ट नागरिक जो वही करते हैं जो सबके विरुद्ध होता है, तो उसके लिए ही प्रशासन है, उसके लिए ही जेल है। जेल आम लोगों के लिए नहीं है, जेल विशिष्ट लोगों के लिए है। कि ये विशिष्ट लोग यदि समाज में रहेंगे तो पूरे समाज को जेल बना देंगे। पूरा समाज न जेल बने, कुछ कमरे ही जेल रहें, इसलिए ऐसे विशिष्ट लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। तो ये कहानी थी आर्टिकल 19 की। और आर्टिकल 19 में ही जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसमें पहले जो प्रेस की स्वतंत्रता थी ये डायरेक्टली शामिल नहीं किया गया था, लेकिन एक केस आया साकल पेपर्स मिल बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस है, यह यानी कि मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये सब आर्टिकल 19 के तहत ही आते हैं। क्योंकि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है ना, यह लोकतंत्र को लूट तंत्र से बचाती है। हाँ, लेकिन यदि इस प्रेस की जो आत्मा है वह चंद रुपयों में बिक न जाए तब, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के तहत ही शामिल है। और हमने आपको बताया कि संघ बनाने की भी जो आज़ादी है या राइट्स है, या भी आर्टिकल 19 के तहत ही शामिल किया गया है। और संघ या सहकारी समितियों को भी इसी में शामिल किया जाता है। इसी के लिए 2011 में 97वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। और इसी के तहत 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आया, यानी कि सूचना का अधिकार। लेकिन सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, इसका ध्यान रखें। तो 3 बातें खास करके जो प्रश्न बनाए जाते हैं, ये कि सहकारी समितियों को मूल अधिकार की श्रेणी में कब शामिल किया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। साकल पेपर्स यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता की बात को ध्यान में रखेंगे। और अन्य जो प्रोविजंस हैं उसको हमने आपको बता दिया। हाँ, आबाद संचरण में एक बात और है कि भारत ही नहीं, यानी कि भारत के भूभाग के तहत ही नहीं, बल्कि आप अगर विदेशों में भी जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। ये आपके आबाद संचरण में शामिल है। क्योंकि जब मेनका गांधी केस आया था, तो मेनका गांधी केस के पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी कि जो आबाद संचरण की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, यह भारतीय भूभाग को शामिल करती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो वह जाए, लेकिन वह आर्टिकल 19 को सहारा नहीं ले सकता यदि कोई कंडीशन आती है तो। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आबाद संचरण में भारत के अंदर भी व्यक्ति कहीं घूम सकता है, टहल सकता है, संचरण कर सकता है, और भारत के बाहर भी। मेनका गांधी केस विशेष रूप से आप याद रखें। हाँ, एक बात और है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 का निलंबन होता है, यानी कि इसको निलंबित किया जा सकता है। तो ये थी आर्टिकल 19 की सारी कहानी। आई थिंक क्लास थोड़ा सा बड़ी होगी, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार
एक ही बात को पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि क्लास 1 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, जो भी टॉपिक कवर किए जाएं वो संपूर्ण रूप से कवर कर लिए जाएं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको फिर कहीं ना भटकना पड़े। इसलिए मेरी क्लासेस थोड़ा सा बड़ी होती है, इनका ड्यूरेशन जो होता है ज़्यादा होता है। आई थिंक आप इसको सकारात्मक लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के आर्टिकल्स को शामिल करेंगे। धन्यवाद।